बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीटीआई से मुतल्लिक ममनुआ फंडिंग केस के तनाज़ुर में अहम कानूनी और सियासी सतह पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें कानूनी कमेटी ने ब्रीफिंग दी और इस हवाले से मीडिया इतलात के मुताबिक अहम फैसले किए गए हैं। कल इफाकी काबीना के इजलास भी तलब कर लिया गया और उसमें इन फैसलों की मंजूरी ली जाएगी। जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। आर्टिकल 62-63 के तहत इन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की जाएगी कि इन्हें नाअहल करार दिया जाए, जबकि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जो मुतल्लिका क़यादत है उनके नाम रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। जो हतमी फैसले जैसे मैंने कहा वो कल वफाकी काबीना के इजलास के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन जो मीडिया इतलात हैं वो इन्हीं तरफ इशारा कर रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल यानी 4 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो पहले कॉल दी थी उसे बरकरार रखा है और उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। साथ में जो 68 सफ़ात पर मबनी फैसला आया है इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर चैलेंज करने का भी फैसला किया गया है और उसके लिए कानूनी टीम भी तश्कील दी जा रही है। आज वज़ीर दाखिला राना सलाउल्लाह खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि रेड जोन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने एडवेंचर किया तो फिर वो नताइज का सामना करेंगे। पीटीआई को पुरअमन एहतजाज का पूरा हक है और उसके लिए F9 पार्क या और कोई ऐसी जगह जो रेड जोन से बाहर हो वहाँ ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही इशू इस वक्त इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और ज़रा एनालाइज करेंगे। हमें 3 मौज़ूज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया है आज के इस प्रोग्राम में। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं कादिर मंदूखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, लीगल बैकग्राउंड है आपका। बहुत शुक्रिया कादिर मंदूखेल साहब। हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पर अब तो बाज़ाब्ता तौर पे साबिक मेंबर कौमी असम्बली, क्योंकि इनका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, शानदाना गुलजार खान साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया शानदाना साहिबा बज़रिया स्काइप हमारे साथ शरीक गुफ्तगू। और अहमद बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडैट के, आज इनका बड़ा अच्छा आर्टिकल भी द न्यूज़ अखबार में आया है और इस फैसले के मुतल्लिक ही आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से अहमद बिलाल महबूब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये हुकूमत इन एक्शन है और जो इतलात यही है कि पीटीआई के खिलाफ कानूनी सतह पर और सियासी सतह पर जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा इस हवाले से आपकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने और फुल बेंच की इस्तदा की बाज़गश्त सुनाई दे रही है और ECL पे नाम रखने की भी बात हो रही है और साथ में सियासी बयानिए के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि कल से लेकर आज तक जितनी भी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कायदीन हैं वो बड़े प्रेशर्स कर रहे हैं और पीटीआई का जो बयानिया है उस पर ताक के हमले कर रहे हैं, जो कि शफाफियत और ईमानदारी के हवाले से था। क्या कहेंगे अहमद बिलाल महबूब साहब? बहुत शुक्रिया अनवार साहब। देखिए, ये तो सियासी किस्म की एक्टिविटीज़ है जी और इसमें हर पार्टी जो है वो अपना बयानिया लोगों के सामने जितना भी मौसर तरीके से हो सकता है पेश करने की कोशिश करती है जी। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि माज़ी करीब में इमरान खान साहब ने जितने मौसर अंदाज में अपना बयानिया लोगों के सामने पेश किया है और लोगों ने उसको जिस तरह एक्सेप्ट किया है, ऐन मुमकिन है कि उनकी मुखालिफ जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं उन्होंने भी उससे कोई सबक सीखा और वो महसूस कर रही हों कि हमें भी आगे बढ़ के बहुत अग्रेसिवली अपना बयानिया लोगों के सामने पेश करना चाहिए। अब ये तो लोगों पे मुनहसर है और ये बयानिया की क्वालिटी पे मुनहसर है और उसके कंटेंट पे मुनहसर है कि लोग कितना उसको कबूल करते हैं या उसको कबूल नहीं करते हैं। इमरान खान साहब भी अपना बयानिया पेश करेंगे और ये हुकूमत भी कर रही है, लेकिन इस हुकूमत को एक इस वक्त जो एज हासिल है वो ये है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो अभी पास हुआ है ममनुआ फंडिंग के तनाजुर में वो मुयसर आ गया है। तो ये उनके पास एक हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है, ये फैक्ट्स बयान किए हैं। अब उसको पीटीआई किस तरह से काउंटर करेगी ये अब देखने वाली बात है और आइंदा चंद हफ्तों और चंद महीनों में हम देखेंगे कि दोनों अपनी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अवाम फिर उसके बारे में फैसला करेंगे
कि किसकी बात को वो तस्लीम करें और किसको ना तस्लीम करें। कानूनी सतह पे ये तो आपने ठीक कहा कि ये तो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक इसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करना और आर्टिकल 62-63 को अमल में लाने की बात की जा रही है। मैं उस पर आपका मौकफ लूंगा क्योंकि हमने देखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, फिर जो साबिक सेक्रेटरी जनरल थे पीटीआई के जहांगीर तरीन साहब, उनकी भी जो है वो आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहली अमल में आई थी। और यहाँ पर अब बात ये हो रही है कि जी इमरान खान साहब भी इसका इतलाक होता है कि जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, जो बयान हल्फी दिया, वो हकायक से मुनाफी था और स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स थे उससे मुतसादिम था। जी देखिए, वो जो पार्टी को डिसॉल्व करने का जहाँ तक ताल्लुक है, डिक्लेरेशन देने का, ये आपको मालूम है कि ये वफाकी हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, ये उसको इख्तियार दिया गया है। और ये वफाकी हुकूमत को इख्तियार किसी वजह से दिया गया है कि वो अलावा कानूनी और आइनी मामलात के सियासी मुज़बिरात पे भी गौर कर ले और उसकी रोशनी में फिर ये डिक्लेरेशन का फैसला करे। तो उम्मीद ये है कि वो सियासी मसलहतों, सियासी नज़ाकतों और सियासी मामलात को भी पेश नज़र रखेगी जब वो ये फैसला करेगी, जो कि अब इतलात आ रही हैं कि उन्होंने फैसला किया है, लेकिन बिलाखिर आखिरी फैसला तो कैबिनेट में होगा और उसके बाद वो फैसला करेंगे। लेकिन उसका भी आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक, इन्होंने तो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्लेरेशन दे देना है और 2 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देना है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और अब ये जो दूसरी बात है आपकी एफिडेविट की, वो ज़ाहिर है वो एफिडेविट नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट है। अच्छा। और उसके ऊपर वकला की 2 किस्म की राय हैं कि ये एफिडेविट का एक क्या स्टेटस होता है और सर्टिफिकेट का क्या होता है। लेकिन एक राय ये भी है कि सर्टिफिकेट है या एफिडेविट है, सवाल ये होगा कि क्या ये गलत बयानी हुई है या गलत बयानी नहीं हुई है। ठीक, इसके बारे में आपको मालूम है इमरान खान साहब का और उनके पार्टी का मौकफ ये है कि वो तो ऑडिटर के दिए हुए ऑडिटेड अकाउंट्स को काउंटर साइन करते हैं, लेकिन बहरहाल किसी वजह से ही पार्टी के सरबराह को साइन करने के लिए कहा जाता है और मकसद ये होता है कि उनको अपना पूरा इत्मीनान होना चाहिए कि ये जो सब कुछ है ये दुरुस्त है और इसमें कोई ममनुआ फंडिंग नहीं आ रही, कानून के मुताबिक है। लेकिन ये दोनों ही अपनी जगह दलीलें हैं और फिर एक बार कोर्ट ही फैसला करेगी कि किसकी दलील में वजन है। मैं चाहूंगा शानदाना साहबा, मैम बताइएगा, लास्ट टाइम आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया था और जाहिर बात है उसमें आप लोगों का जो नुक्ता नज़र वो विंडिकेट हुआ है। आज आपसे गुफ्तगू हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया है जिसमें डाइस आपके खिलाफ लोडेड है। 34 गैर मुल्की शख्सियात, 351 गैर मुल्की कंपनियां। तो आपका बयानिया तो था कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, तो ये तो आज बात हो रही थी कि मावनत, माली मावनत तो आप लोगों को मिल रही थी, चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएई है, मुख्तलिफ और ममालिक हैं, इवन इंडिया है, और इल्ज़ाम इन पर धरा जा रहा था जो इस वक्त हुकूमत है। तो आपका जो बयानिया था वो धड़ाम से मुंह के बला के नीचे गिर गया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है शानदाना साहिबा? शुक्रिया अनवर साहब, माजरत के साथ ये धड़ाम से गिरना ये किसी की राय तो हो सकती है, जरा हकायक से थोड़ा दूर है। अच्छा। इससे पहले कि आपके तमाम सवालों का जवाब दो, आपने काफी सारे पूछे गो में, मैं चाहूंगी कि परसों जो एक क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर का, कल शहादतें कंफर्म हुई और उनमें एक खास मैंने कल भी टीवी का शो उसी से स्टार्ट किया था क्योंकि ये एक ऐसी शहादत हुई है जिससे हम सब हिल गए हैं। जनरल सरफराज अली सुमरो उन कुछ पाकिस्तानियों में से थे जो बलूचिस्तान के दर्द और दुख को समझते भी थे और उनके लिए करते भी थे काम जो बाकी के भी कभी किसी ने शायद ना किया या कम ही लोगों ने किया हो। तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ हम कॉन्टेक्स्ट में रखें। कल एक अजीब सा दिन था, परसों जवाहिरी साहब की या जो भी के उनको अमेरिका ने मरवा दिया, शहीद कर दिया। मुझे नहीं पता कि किसी की क्या डेफिनेशन होती है, हर मुसलमान शहीद है कि नहीं है, उनकी डेफिनेशन में वो टेररिस्ट है, पता नहीं औरों की क्या है, पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ है। उसी के साथ साथ जल्दी जल्दी फॉरेन फंडिंग का डिसीजन भी आ गया और जनरल फराज जल्दी 8 साल के इंतजार के बाद आया। शानदार है साहब, जल्दी है ये 8 साल, आपने कहा जल्दी। देखिए अनवर साहब, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। बाय द वे मैं इसलिए रिलैक्स आपके शो में बिकॉज आई नो गेम क्या चल रही, तो मुझे कोई वो धड़ाम वाली बात है ना, मुझे मजा आया सुनने में, बट ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, ये आप उस मुल्क में रहते हैं कि यहाँ पे करप्ट लोग लोगों को पसंद आते हैं। अच्छा। और उनको लंबी सी लीश दी जाती है, आई डोंट नो लीश को उर्दू में क्या बोलते हैं, बट उसको लंबी लीश दी जाती है ताकि जब जरूरत पड़े उसको खींच लिया जाए, रस्सी दराज की जाती है।
देयर यू गो, ठीक है। तो काश ये फैसला साल में ही हो जाता, 2 में हो जाता, हमें क्या फर्क पड़ना था, हम तो तब भी जीते, आज भी जीते। आप जीते अब हैं? हुआ क्या, सुने ना, सुने, अच्छा। सुनिए तो सही। ये किस्सा चला रहा है माशाल्लाह, जो ये पीडीएम के होनहार लीडर्स के होनहार बच्चे हैं, 8 साल से उसको कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस। और अगर कोई भी इनमें थोड़ा ठीक। सा भी पढ़ा लिखा हो, वो आपको बता दे कि फॉरेन फंडिंग आती है इंटीरियर मिनिस्ट्री के जुमरे में, यानी वो पैसा जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भेजा जाए, जो ठीक। मौलाना फजलुर रहमान साहब टाइप लोग लेते रहे हैं, जो जरदारी साहब टाइप लोग रहते रहे हैं, जो अभी माशाल्लाह 20 एमएनएज हमसे मुनहरिफ हुए हैं, एमपीएज, वो है फॉरेन फंडिंग। अल्लाह करे उस पर कभी केस खुले तो लोगों को पता चलेगा कि पैसा किसने भेजा था और किस लिए भेजा था। ममनुआ फंडिंग वो है जो ईसीपी के जुमरे में आती है, और उसको ऐसा माना जाता है कि जो कोई फॉरेन इंडिविजुअल हो या फॉरेन कंपनी, वो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, राइट। ठीक। अब कल उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आपको ईसीपी की नीयत की समझ आ जाएगी। ईसीपी, लेकिन जरा आराम से सुने कि इंपॉर्टेंट बात है, अभी जी तक जी जी, किसी ने प्लीज की बात नहीं है। कीजिएगा, प्लीज प्लीज। ईसीपी ने एक पैराग्राफ में लिखा कि क्योंकि 2012 में खान साहब ने आरिफ नकवी से पैसे लिए, और क्योंकि 2018 में वो क्रिमिनल पाया गया, उस पे केसेस हुए, तो इसलिए खान साहब को 2012 में ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए था कि वो क्रिमिनल बनेगा 6 साल बाद। वही क्रिमिनल आरिफ नकवी, उसको ईसीपी नहीं बुलाती है, क्योंकि उनको तो फरिश्तों ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। पैगंबर फरिश्ते नऊजुबिल्लाह सारी ईसीपी में बैठे हुए, उनको तो आसमानी इन्फॉर्मेशन होती है। बुला लेते आरिफ नकवी को, बुला लेते प्राइम मिनिस्टर को। वो अमेरिका में मुकदमात भुगत रहे हैं मैम। सर जी 10 साल से नहीं भुगत, अमेरिका में 2018 से। आपने खुद बताया कि ये केस 8 साल से है, राइट। ठीक। और 2018 में आरिफ नकवी पे केस हुआ है, तो 5 साल के इलेक्शन कमीशन सो रहा था, तब तो हुकूमत भी नून लीग की थी। अच्छा, तीसरी बात, इसी आरिफ नकवी ने प्रिंस चार्ल्स, जिनका प्रिंसेस फंड है यूके में, उसको 1 मिलियन पाउंड्स दिए हैं। उस पर तो यूके गवर्नमेंट ने कोई केस नहीं किया। अच्छा, तो माशाल्लाह इनकी बदनीयती, इनका झूठ, उनका बुग़्ज़ इमरान देख ले। और मैं सिर्फ एक आखिरी बात कहती चलूं, उस पर मजीद अभी बात होगी। जी जी जी। ये वो ईसीपी है जिसने पीटीआई के खिलाफ 8 फैसले दिए, 8 के 8 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिए। ये वो ईसीपी है जो लाहौर हाई कोर्ट में जाती है और कहती जी वो गलती से 40,000 लोग कुछ मर गए, कुछ जिंदा हो गए ड्यूरिंग अ बाय इलेक्शन इन पाकिस्तान। ये वही ईसीपी है जिसने पहले हमारे जो इस्तीफे कासिम सूरी ने भेजे वो रिजेक्ट किए कि जी हम आप दोबारा वेरिफिकेशन कराएं राजा साहब से। राजा साहब ने हमें से किसी से वेरिफिकेशन नहीं कराई और 125 की जगह 11 भेज दी सीसीपी कमिश्नर को, इसने एक्सेप्ट कर लिया। यार खुदा का वास्ते, जब झूठ बोलते कानून तोड़ते हैं, अपनी मर्जी से तोड़ें, लेकिन ऐसा तोड़े किसी को यकीन तो आए ना आपकी गैर जानिबदाराना इस्लाम से। आपको उनके इनकी नीयत पे एतराज है, तो आप आखिरी चीज यही केस इंशाल्लाह उन्होंने जो किया है उसमें भी मैं आपको भी लकूना बताऊंगी कि क्या क्या लकूना है, बट इस पे हम अपील कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि माजरत के लेकिन साथ जीत आपकी हुई है, आप इस फैसले पे कह रहे हैं, आगे भी होगी, आप देखेंगे। अच्छा, ठीक है, सिर्फ धरने हैं, इससे कुछ नहीं बनना, इससे कुछ नहीं बनना। सर जी आप लोग कह रहे हैं वैसी खुशफहमी का शिकार है, इससे कुछ नहीं बनना। कादर मंदुखेल साहब, शानदाना साहबा कह रही हैं, और फॉरेन फंडिंग केस होता तो वो फिर आता, ये तो ममनुआ फंडिंग है। जरा आप चूंकि वकील भी ऐसा समझा दीजिएगा कि ये क्या बारीक लकीर है, और इस वाले से बताइएगा। उन्होंने बताया इस पर बहुत से सुकम है फैसले में। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जीत हमारी है और अपील भी इन्हीं की है। हाँ, तो ये दोनों बातें फ़र्क है ना। और कल एहतजाज भी है जी, तो आप तो मिठाई बांधे, आप तो खुशियाँ मनाएं, क्योंकि राजा साहब को अपील है, जो कि बकाउल आपके बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हम कई रहनुमा उनके कहते हैं हम सुरखरू हो गए और अपील भी करें। ये कैसे सुरखरू है जो अपील भी करते हैं, एहतजाज भी करते हैं, नंबर 1 में। दूसरी बात, भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। इस तरफ फॉरेन फंडिंग और ममनुआ में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ममनुआ फंडिंग के अंदर दोनों आता है, फॉरेन भी और इंटरनल भी। ओके, ठीक है। अब आप 351 कंपनी में एक पाकिस्तानी है, 13 लोगों को जो नाम दिए फॉरेनर्स को, उसमें एक पाकिस्तानी है, कतई तौर पे नहीं। तो फिर ये इंटरनल फंड तो नहीं हुआ, फॉरेन ही हुआ ना। वही ममनुआ के अंदर, मैं ममनुआ को ज्यादा ऊपर समझता हूं। अच्छा। क्योंकि ये इंटरनल और फॉरेन जो है उसके अंडर आते हैं। ठीक है। नंबर दो बात तीसरी बात कि वो शानदाना साहब कहती है कि आप उस मुल्क में रहते हैं जहां लोग करप्ट लोगों को पसंद करते हैं, तो आपको तो फिर पसंद नहीं करते हैं, आप तो फरिश्ते हो, आप तो दूध के दुले हुए। ठीक है। ये सारी चीजें करें। और फिर ये चीज मुझे बता दो कि मुझे खुद शिकवा है इलेक्शन कमीशन से, ये प्रेशर में आ गए। उन्होंने पूरा प्याज, टमाटर, गोश्त, सब चीज, मिर्ची का तड़का भी लगे, हांडी चढ़ाना भूल गए।
क्या होना चाहिए था इस फैसले में आपके ख्याल में? भाई इन सारे सबूत के अंदर देखे, मैं वकील हूं, हमारे पास जब केस आते हैं तो ये शुरू से जो हमारे पास केस होते हैं वो हम बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 68 पेज का पूरा इनकी करतूत का पूरा सबूत दे दिया। ठीक है। और फिर पेज नंबर 24 में उनके सामने एक सवाल रखे जिसको क्वेश्चनर कहते हैं, वहां उनमें यह कहे क्या तहरीक इंसाफ की मुलाजिमीन अकाउंट खोल सकते हैं? जवाब इनका यस में है, क्योंकि मेरे साथ अभी इनके बैठे हुए थे, इनके एक फरमाबरदार थे, वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के वर्करों ने अकाउंट खोले। तो भाई ये कौन से अकाउंट है? मैं पीपल्स पार्टी का एमएनए हूं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं कोई दफ्तर भी पार्टी की परमिशन के बगैर खोल दूं, अकाउंट दूर की बात है। और मैं दुनिया भर से सदका और खैरात बटोर लूं और फिर इनको दे दूं। और फिर मुझे एक बात और बता दी मुझे कि ये जो पैसा और ज़कात था, अभी मुझे इमरान अहमद खान नियाजी साहब का इंटरव्यू किसी और चैनल में रिपीट करके दिखा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आरिफ नकवी बहुत अच्छा आदमी है, पाकिस्तान का वो ब्रेन है, पता नहीं क्या का तारीफ की है। तो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग तो की है, थोड़ी सी तो चोरी डकैती थोड़ी सी होती है, थोड़ी और ज्यादा में फर्क है। ये पेन चोरी है, एक ट्रक भी चोरी है और एक पेन भी चोरी है। ठीक है। अब सवाल ये, आरिफ नकवी को तारीफ कर रहा है जो इस वक्त बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक, यानी दहशतगर्दी से भी खतरनाक करार दिया, शामिल करना चाहता, तफ्तीश में शामिल करना चाहता। अमेरिका को वांटेड है। आपको पता है मेरा सदर आसिफ अली जरदारी ने आज से कई महीने पहले इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले बता दिए कि ये शख्स वांटेड है और ये इनका शजरा खोलेगा। बोला कि नहीं बोला? और फिर मुझे एक बात ये बताओ, पाकिस्तान एफएटीएफ में क्यों है? पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान की 20 पॉइंट्स पर अमल दरामद नहीं करा है। और नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है कि आप जो जादी तंजीह है जिससे बत्ता और ये सारी चीजें आते हैं, जिससे वो दहशतगर्दी को फरोग देता है, तो उससे बड़ा खतरनाक अकेले नहीं कोई। आप मुझे बताओ, उन चीजों को इतनी सारी खतरनाक सूरत हाल में आप उसको मामूली समझ रहे। मैं समझ रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने यहां गफलत का मुजाहरा ये किया है कि ने सारे इनके खिलाफ चार्जशीट दे दिए, आखिर में इनके ऊपर पाबंदी, इनके ऊपर जुर्माना, इनके ऊपर जो उनके कानून में इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन 2002 के वो इलेक्शन कमीशन मजाज था कि खुद से पाबंदी लगा देता। आप मुझे एक बात बता देना, इतने सारे सबूत आ गए। इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने 5 साल बकायदा एफिडेविट दिया है। चलो एफिडेविट नहीं कहो, सर्टिफिकेट कहो, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं। आप कहते कोई फर्क नहीं है। फर्क इस वजह से नहीं है कि पार्टी का सरबरा अगर इलेक्शन कमीशन को अपने अखराजात का जो डिटेल देता है उसके साथ एक सर्टिफिकेट या एफिडेविट देता है, उसको ऑथेंटिक करार दिया जाए कि जी मैं इसका जिम्मेदार हूं कि ये सब कुछ सही है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, एग्जैक्टली यही वकाल हमारे कोर्ट कचहरी में भी है। और फिर मुझे एक बात ये बताओ, ये मुझे फवाद चौधरी साहब ने कहा ये उनको मुंशी ने साइन करा है। ओ भाई, जब गोगी सारी चीज खेल रही थी, गोगी की तारीफ किसी ने नहीं की है, इवन कि उसके ससुर ने नहीं की है जो नून लीग का एमपी है, उनकी शोहर ने नहीं की है। इमरान अहमद खान नियाजी ने उसकी तारीफ की है और उनको डिफेंड किया है कि ये बड़ी मालदार खातून, इसने कारोबार किए, सारी चीज की है। तो सवाल ये है, मैं कहना चाह रहा हूं ये एक संगीन नोयत के इल्जामात है। चोर चोर जो कह रहा था आज खुद चोर निकला। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपने ये बयानिया सुन लिया, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब आप क्या आपको नजर आ रहा है जो मुल्की मंजरनामा है? हुकूमत अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, रेफरेंस दायर करेगी, शानदाना साहबा कह रही है कि वो हाई कोर्ट में, और असद उमर साहब ने भी कहा वो लोग जा रहे हैं और वहाँ पर फैसले उन्होंने बताया कि जो ईसीबी के हमारे खिलाफ फैसले थे वो ओवरटर्न भी हुए हैं। तो लीगल मैदान में भी एक पोलराइजेशन या फाइट होगी और पॉलिटिकल टेरेन में भी होगी। सर अब ऐसा ही आपको नजर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मंदो खेल साहब तो चूंकि खुद माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, इसलिए उनकी बात को डिस्प्यूट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जी। लेकिन मैं तो एक आम आदमी की हैसियत से, एक जो मेरा लेमैन नॉलेज है, इनका जो शिकवा है इलेक्शन कमीशन से कि वो उसको अनलॉफुल करार दे देता, मेरे ख्याल में वो इलेक्शन कमीशन के शायद दायरा कार में नहीं आता था जी। वो इलेक्शन कमीशन का दायरा कार सिर्फ इतना ही था कि वो ये तय कर देता कि क्या ममनुआ फंडिंग इनके अकाउंट में आई है, इन्होंने एक्सेप्ट की है, और अगर की है तो ममनुआ फंडिंग की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर फॉरेन फंडिंग भी है या नहीं है, और क्या जो सर्टिफिकेट वगैरह उन्होंने पेश किया है उसके ऊपर भी कोई
उन्होंने कहा कि ग्रॉसली इनएक्यूरेट है। ये मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन का सिर्फ इतना काम था। अब आगे जो काम है वो मंदोखेल साहब माशाल्लाह जिस पार्टी में है वो पार्टी अब वफाकी हुकूमत का हिस्सा भी है। अब ये इनका काम है और ये इनको सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी दोनों चीज़ें लेके इनको आगे लेके चलना चाहिए। और ये कानूनी मामला भी है, सुप्रीम कोर्ट इसको एग्जामिन करेगी कि जो कुछ सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने फाइंडिंग्स है वो कितनी दुरुस्त है और किस हद तक उसके अंदर जान है। और फिर वफाकी हुकूमत वो अपना डेक्लेरेशन कितनी मेहनत से तैयार करती है और कितनी मेहनत से वो अपना प्लीड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वहाँ बिलाखिर फैसला होगा। मेरे ख्याल में ये फैसला इलेक्शन कमीशन के ना दायरा-कार में आता था ना उनके बस की बात थी। अच्छा, अब एहतिजाज भी कल हो रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आज भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक चैनल पे थे और वो यही कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनके खिलाफ उनकी एक इल विल पाई जाती है पीटीआई, और यही शानदाना साहबा भी बात एको कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने किस तरह पाया, चूंकि आप लोगों का इदारा जो है वो तमाम चीज़ों पे ओवरसाइट भी करता है, बहुत से डायलॉग्स भी कराता है एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि ईवीएम पे भी पीटीआई का एक मौकफ था, वो उस पर उसका इल्ज़ाम भी यहीं पर बिलावास्ता तौर पे कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब नहीं मान रहे थे। इसके अलावा और अभी बात कर रही थी कि जो हमारे इस्तीफे हैं वो इज्तिमाई तौर पे नहीं एक्सेप्ट किए गए, वो पीस मील में किए जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है अहमद बिलाल महबूब साहब? माजी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को देखते हुए आप कैसे राजा सिकंदर सुल्तान साहब को देखेंगे, उनका कंडक्ट? जी देखिए, आखिरी बात क्विकली पहले उसका जवाब दे दो, मैं भूल ना जाऊं। देखिए, जो इस्तीफे मंजूर हुए हैं ना, जी उसकी और इस्तीफे मंजूर नहीं हुए उसकी एक वजह यह है कि नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जो कासिम सूरी साहब जो इस्तीफे मंजूर करके गए थे जी, और ये मैं तस्लीम करता हूं कि उनको ये इस्तीफे मंजूर करने का इख्तियार हासिल था, उसकी जो कार्रवाई पूरी करके उनको नोटिफिकेशन जारी करके इलेक्शन कमीशन में भिजवाना चाहिए था। वो बाकी सब काम तो कर गए थे लेकिन सेक्रेटेरिएट से वो इलेक्शन कमीशन में नहीं गए। वो नोटिफिकेशन या जो कुछ भी था वो वहीं था। अच्छा, तो इसलिए अगर इलेक्शन कमीशन के पास वो चले जाते तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये लाजम हो जाता कि वो उसके ऊपर अगले इलेक्शन का स्केड्यूल का ऐलान करे, लेकिन वो उन तक नहीं गया। ये मेरी तहकीक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो वहीं पड़े हुए थे नेशनल असेंबली में। इसलिए जब स्पीकर साहब आए तो उन्होंने फिर उसको कहा कि इसके ऊपर अभी कार्रवाई का मैं मुकम्मल करूंगा। कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। एक तो ये, दूसरी वैसे बात यह है कि हमारा तो चूंकि इलेक्शन कमीशन से कोई बराह रास्त ऐसा वास्ता नहीं होता कि हम लोग कोई इलेक्शन लड़ रहे हों या इलेक्शन कमीशन हमारे इलेक्शन के इंतजामात करे। हम तो सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं। लेकिन हमने पिछले कुछ इलेक्शन कमीशन 2002 से ऑनवर्ड्स जो मॉनिटर किए हैं, मैंने तो उन सब की निस्बत मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा मुस्तैद पाया है। अच्छा, ज़्यादा मैंने उनको असर्टिव पाया है। अब मैंने मिसाल के तौर से मुझे बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल डस्का में मैं समझता हूँ एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन डस्का के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया, उसको आखिर तक पहुँचाया। बल्कि अभी उसका आखिर तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने लोग आइडेंटिफाई किए और उसको प्रोसिक्यूट किया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ। और अभी हाल ही में पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, मैं समझता हूँ कि बाई इलेक्शंस जिस तरह से पीटीआई ने जीते हैं बावजूद इलेक्शन कमीशन पे तनकीद के, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि इलेक्शन कमीशन, मेरे ख्याल में इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्शन कमीशन से गलतियां नहीं होती होंगी। वो होती होंगी तो उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए। लेकिन मेरी मालूमात की हद तक कि इलेक्शन कमीशन जो है ये पिछले 2-3 इलेक्शन कमीशन की निस्बत ज़्यादा एफिशिएंट भी है और ज़्यादा असर्टिव भी है। यानी इख्तियारात तो पिछले इलेक्शन कमीशनों के पास भी थे, लेकिन वो इस्तेमाल कम करते थे। ये कुछ इस्तेमाल करने लगे हैं, इसलिए इन पे तनकीद भी ज्यादा होती है। ओके सर, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे। तो अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें शानदाना गुलजार साहबा और कादर मंदोखेल साहब से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अहम इश्यूज हैं एट हैंड, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फे थे, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I would like to convey my warm congratulations on the occasion of the 75th Independence Day of the Islamic Republic of Pakistan. Afghanistan and Pakistan have long historical, religious and cultural commonalities with each other. Since the establishment of the new Islamic government in Kabul, we have been supporting the vital interest of each other and facilitating close cooperation in the field of trade, education, culture, health, and people-to-people's relations. The friendship between our two peoples is strengthening with each passing day. Long life Pak-Afghan relations. अबुल कासिम फजलुल हक 26 अक्टूबर 1873 को बंगाल में पैदा हुए। उन्हें शेर बंगाल के नाम से भी याद किया जाता है। 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर उन्होंने पेश की। उन्होंने बहुत से सियासी ओहदों पर काम किया, जिनमें से कुछ ये हैं: जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1918 था 1919, वजीर तालीम 1924, कलकत्ता के पहले मुस्लिम मेयर 1935, बंगाल और मशरक़ी बंगाल के वजीर आला। उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1962 को हुआ। तेरा है हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं। तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। तेरा है हक के शहीदों। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले, उस पर जो सियासी रद्द अमल आ रहा है, सियासी हिकमत अमली है। गुफ्तगू सुन रहे थे अहमद बिलाल महबूब साहब की। शानारा साहबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने अहमद बिलाल महबूब साहब का भी एनालिसिस सुना। उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जो ECP पे उनके कमेंट्स हैं वो शेयर किए, और फॉरेन और प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से जो बारीक लाइन है जिसकी तरफ आप इशारा करती कि इसमें फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो हमें कादर मंदुखेल साहब ने बताया कि जब ममनुआ फंडिंग में फॉरेन हो या डोमेस्टिक हो, वो दोनों शामिल हो जाती। ज़ाहिर बात है जो गैर मुल्की शख्सियात थी या जो गैर मुल्की कंपनी है, दे आर क्वाइट मच एविडेंट कि जी वो उसकी फंडिंग आपकी हुई थी, और 13 अकाउंट्स आप लोगों ने पोशीदा रखे। तो मैं अब जानना चाह रहा हूँ क्या लाएमल है, आप लोग एहतजाज कल रिकॉर्ड कराएंगे? अब तो कल गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी है, तो PTI फिर रेड जोन से बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी? शुक्रिया अनवार साहब, बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं वन बाय वन सबको एड्रेस करती हूँ ब्रीफली। जी जी। पहली बात तो ये कि माशाल्लाह ये जो नई होनहार हुकूमत आई, इनको थोड़े मल्टीविटामिन देने पड़ेंगे, क्योंकि राना साहब सना भूल गए हैं कि 50 दफ़ा हमारी हुकूमत में आए हैं, ECP के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, पार्लियामेंट के सामने किया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, हमने इनको कभी नहीं मना किया। सिर्फ जब ब्लड शेड हुआ था, वो जब लबैक वालों ने 8-10 पुलिस अफसरानों को शहीद कर दिया था, ठीक है।
तो अगर ये लोग माशाल्लाह मुनाफिकत के इतने करीब करीब घूम रहे हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो अपना आईनी हक इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो कह रहे थे। वो तो जी बहुत कुछ कहते हैं ना, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब पंजाब इलेक्शन में शायद एमपीएस असेंबली ना पहुंच पाए मैं उनको उठवा लूंगा। तो माजरत के साथ जब आपने एक 18 कत्ल वाले जिन पे इल्जाम है कत्ल करने का, उसको आप इंटीरियर मिनिस्टर बनाएंगे तो जरा उनकी बातों में वजन कम ही रहता है, बट डजंट मैटर, उनको ऐसे ही लोग पसंद है। अच्छा, दूसरी बात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रेजिग्नेशन की जो इतनी लंबी कहानी अहमद साहब ने सुनाई, माजरत के साथ सर कासिम सूरी एज अ स्पीकर उसकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने तमाम इस्तीफे एक्सेप्ट करके सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को इंस्ट्रक्ट किया और उन्होंने भेज दिए थे इस्तीफे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और शुक्र है कि अखबारात पाकिस्तान में छपते हैं। एक अखबार में लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हम ये इस्तीफे नहीं मंजूर कर सकते क्योंकि अब नया स्पीकर है, तो काइंडली उससे वेरीफाई करके मेरे पास दोबारा भेजें। अब ये किस दुनिया की कहानी है अहमद भाई, अहमद बिलाल साहब, मैं इनकी इज्जत करती हूँ, सुना रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन फैक्ट्स ये हैं। तीसरी बात, ये जो मंदुखेल साहब ने बातें की मुझे बड़ा मजा आया, एक दो मजाहिया बातें, एक मजा आया। ये तो आपके खिलाफ एक चार्जशीट दे रहे थे। कोई बात नहीं, मजे ले। देखिए मुझे लग रहा है कि मैं मजाक आते बैठी हूँ, पीटीवी कहीं से नहीं लग रहा, तो जरा सुन ले मेरी भी तहम्मुल से। ज़ाहिर आपको ये मजाकरात ही लगेगी क्योंकि जब कंपनियों का नाम बार बार हम लेंगे, गैर मुल्की शख्सियात का लेंगे, तो वो इम्पोर्टेड की बात तो जो है ना उल्टी, जिसे कहते हैं उल्टी गर्दान पड़ गई ना। देखिए, प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग में अगर किसी को फर्क नहीं समझ आता और वो अपने आप को वकील कहते हैं, तो मैं सिर्फ ये कह सकती हूं अल्लाह उनके क्लाइंट्स का भला करे। अच्छा, प्रोहिबिटेड फंडिंग ईसीपी के नीचे आती है और मैंने पहले भी कहा फॉरेन फंडिंग आती इंटीरियर में। इससे अलावा मैं बहस ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि आप जज हैं नहीं, हम दो वकील आपके सामने बैठे हैं, तो आप तो फैसला करने से रहे, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट। हाँ, टेक्निकल बात हो जाएगी। ओके, दूसरी बात अगेन मेरे भाई मंदुखेल साहब को कंप्लायंस लॉज में जरा फर्क नहीं पता, क्योंकि जो ममनुआ फंडिंग होती है वो ममनुआ ऐसे होती है कि दो कवानीन तोड़े जाए। पहला कानून ये है कि वो पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ वो फंडिंग वसूल हो, या वो जिस मुल्क से वो फंडिंग निकल रही थी वो उसके कवानीन के खिलाफ से निकली हो। जो 13-16 केसेस की बात कर रहे हैं, शायद आज आपने देखा हो कि जो 13-16 लोग हैं, आज सब ने वीडियो एफिडेविट्स उन्होंने दिए हैं कि जी मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जिंदा हूं, मैंने पैसे भिजवाए। लेकिन वो तो उन्होंने दिए हैं 34 जो थे जिनके नाम आए हैं, बर्नी स्नैप्स जो है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जी। माशाल्लाह सीपी ने एक और कारनामा कर दिखाया। एक पाकिस्तानी बंदा है सिंगापुर में, जी, उसका और उसकी बीवी का जॉइंट अकाउंट है। उस जॉइंट अकाउंट में से $27,000 पीटीआई को आता है, ठीक है, पाकिस्तानी बंदे के अकाउंट से, ठीक है। उसकी बीवी एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन उसका ओरिजिन इंडियन है। अब पता उसके नाना नानी इंडियन थे, उसके पेरेंट्स इंडियन थे, बट ओरिजिन उसका इंडियन है। ईसीपी क्या करती है कि उस जॉइंट अकाउंट में से जो $27,000 आते हैं उसको 13,500 में तोड़ के कहती है जी ये तो इंडियन ने। मैं मुझे मालूम था। अब आपने जी अब आगे बढ़ते जरा मेरी बात। अब आपने चूंकि मजाकरात का कहा तो मुझे भी लग रहा है आप इसको मजाकरात ही ले रही हैं। ये अब आप, मुझे मालूम था ये एग्जाम्पल आपने खुद पिक एंड चूज करनी है, इसमें और भी बड़े नाम थे। अच्छा, मैं आपको एक और 68 सफ़े हैं। अब आप मुझे बताएं जो बर्नी स्नैप्स हैं, मैं आपको एक सफा सुनाती हूँ ना, जस्ट रिलैक्स। मैं पहले जरा इनकी जवाब दे दूं आपको। मंदुखेल साहब ने कहा कि जी आरिफ नकवी एक चोर से खारन खान साहब ने फंडिंग ली, वोटन से, पूरा उन्होंने हमें बताया, और कि इनके लीडर्स माशाल्लाह कितने मासूम हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पीडीएम के मासूम लीडर्स हैं, उसी फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि $20 मिलियन माशाल्लाह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को मिले। और ये मैं आपको आर्टिकल सुना रही हूँ, टाइम्स का है, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी, काइंडली आप मंदुखेल साहब से भी शेयर कर लीजिएगा, अपनी ऑडियंस को भी दिखा दीजिएगा। 2009 में पीपीपी गवर्नमेंट की, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आसिफ जरदारी ने दुबई बेस्ड अबराज कैपिटल, a private equity group with no experience in managing a large utility network, 6,500 किलोमीटर पे है कराची KESC, और आरिफ नकवी साहब को इन्होंने पूरा का पूरा KESC पकड़ाया और 2009 से 2013 तक 272 बिलियन अरब रुपए पकड़ाए इनको। तो मुझे बताएं सर जी कि वो हलाल, नवाज शरीफ के लिए तो हलाल है वो पैसा, जरदारी के लिए हलाल है, और पीटीआई में $2 मिलियन आता है, बिलियन भी नहीं मिलियन, वो भी हलाल है, वो हलाल है। मेरी बात सुने। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए आपने अब आप प्लीज मेरे सवाल का डायरेक्ट जवाब देगी ना, वो हलाल है $2.2 मिलियन जो आए हैं, यस और नो? जी आरिफ नकवी अगर चोर है तो इनके लिए भी चोर है, हमारे लिए भी चोर है। ओके, अब आपने नाम लिया एक, अब आप ठीक है, अब आपकी बात आ गई ना, आप मेरे लिए ऑनरेबल हैं, आपने नाम एक लिया। यार बताइए, हर सियासतदान को हक है वो पिक एंड चूज करता है, जो लिस्ट है इसमें। नहीं, मैं आपको पूरी
पूरी लिस्ट दिखा देती हूँ। इंदरजीत नहीं, मेरे पास भी है। इंदर दोसांझ, रेनी मीना, मुकेश खंडा, वीरालाल, जेरिका, माइकल लेन, जॉन गुरेन, साइमा, अबू बकर और मुर्तजा लोखंडवाला। नॉट पाकिस्तानी। अब ये तो इनके नाम भी तो लेना फिर शानदार साहब। जब सच बोलना है तो पूरा बोले ना फिर काइंडली। फिर देखे ना, ये आपने एक निकाल दिया, वो सिंगापुरियन, आपने कहा जी वो एक पाकिस्तानी की वाइफ है रोबीटा साहिबा। तो जो ये नाम आए हुए हैं, इस पे आप लोग बिल्कुल पर्दे डाले हुए। नहीं, आई थिंक अनवर साहब, आप आज उसकी फवाद चौधरी की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देखी, ये एक नाम एड्रेस हुआ है और ये इन कंपनीज पैसा नहीं आया। इस कंपनी में जो पाकिस्तानी बैरून पाकिस्तान मुकीम पाकिस्तानी ने पैसा भेजा है उसकी पूरी लिस्ट दी है। और ये जो आपने बाइजन का ये बताया, ये स्नैप्स का, उन्होंने उसका भी बताया कि वो आरिफ नाम बंदा है। एक ये फवाद चौधरी साहब को ईसीपी में बताना था, इलेक्शन कमीशन में जाकर बताना था जी। अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल उठाया। मैं खुद, ये हमें नहीं बताना, उनको देखे ना। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जो 13 आपके अकाउंट्स पोशीदा थे। सवाल आप पूछेंगे, जवाब मैं दूंगी। आप अभी सवाल मुकम्मल नहीं हुआ ना। नहीं, आपका सवाल 3 मिनट से चल रहा है, पहले मेरा जवाब सुन, फिर दूसरा सवाल पूछें। जी। आज फवाद चौधरी ने जो एविडेंस दी है कि जिन जिन लोगों के ये कह रहे हैं कि फॉरेन होल्डर्स थे और वो सारे पाकिस्तानी थे, अच्छा। और इंशाल्लाह हम दोबारा एविडेंस देंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। वही एविडेंस मेरे सामने, मैं बैठी हुई थी ईसीपी में, वो हमने तमाम सीईसी को दी, उनको सारे एक एक डिटेल दी। He refused to look at it. अच्छा। अब मेरा काम है कि घोड़े को पानी तक ले जाऊं, उसका सर मैंने पानी में नहीं डालना कि पियो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पढ़ नहीं सकते तो वो तो हमारा मसला नहीं है। अच्छा, आपको ये जो नाम मैंने पढ़े ये सारे पाकिस्तानी हैं? जिसने पैसा भेजा है वो पाकिस्तानी है। वो हम हल्फी इस पे देंगे, उस पे नहीं दिया था। ये सारे पाकिस्तानी थे। ठीक है, ये सारे पाकिस्तानी हैं। प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव होगा, आप देख लेंगे। अच्छा, ये पाकिस्तानी है। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताया कि जो 13 अकाउंट्स आप लोगों ने पोशीदा रखे और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो उनकी डिटेल्स दी, आपके दौरे हुकूमत में हुआ था, ऐसा ही है ना? तो उसमें क्यों नहीं वो फिर मुताबिकत रखती और वो क्यों कर फिर पोशीदा रखेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जो स्टेट बैंक ने जो स्टेटमेंट दी हैं वो पार्टी चेयरमैन की डिक्लेरेशन से मुतसादिम है। वाई? देखिए, आप दो डिफरेंट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। एक है पीटीआई का अकाउंट जिसमें फंड्स आए हैं, ठीक है, और उसका खान साहब ने एफिडेविट दे दिया। दूसरा आप कह रहे हैं कि पीटीआई के कुछ अराकीन थे जिन्होंने अकाउंट्स दिए हुए थे, उनके अपने अकाउंट्स है और उसमें पैसा आ रहा है। उसमें बहुत फर्क है। और ये आज अब हामिद मीर साहब की वीडियो उठा के देख लें, उसमें हमने नहीं फंसा। हामिद मीर, फवाद चौधरी, मेरा सवाल आपसे, शानदाना गुलजार से। हामिद मीर और फवाद चौधरी से थोड़ी है। तो आप बोले देंगे ना, आपको क्या हो गया अनवर साहब? कुछ ज्यादा एक्साइटेड है? या तो सवाल पूछें या आप जवाब दें। आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बुलाने की जरूरत क्या थी आपको, अगर आपको सारे जवाब पहले से पता है। नहीं, आपसे मैं चाह रहा हूं आप बताएं जो आप ये चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं मैं उस पर हाँ कह दूं, वो तो कभी होगा नहीं। आगे बढ़े और बताएं। फवाद अच्छा, हामिद मीर साहब क्या कह रहे थे? फवाद चौधरी का तो आपने बता दिया, उन्होंने शवाहिद दे दिए, सारे पाकिस्तानी हैं। सुनने का बड़ा शुक्रिया आपका, बड़ा एहसान है। हामिद मीर साहब ने आज कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, उनका ये मसला है कि उनके जो पार्टी के अकाउंट्स हैं उसमें वो पैसा आया है जो ममनुआ भी हो सकता है, फॉरेन भी हो सकता है। पीटीआई का जो अपना अकाउंट है, पीटीआई के अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये कह रहे हैं कि 13 अकाउंट आपने छुपाए हैं, वो हमने नहीं छुपाए। अच्छा। वो इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स के थे, वो पीटीआई के खाते में आप नहीं डाल सकते। वो बेशक पीटीआई का मेंबर था। आप मुझे बताएं, मेरा एक प्राइवेट अकाउंट है और उसमें पैसे आ रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि शानदाना गुलजार का हर बैंक अकाउंट पीटीआई का अकाउंट है? आप ये कह सकते हैं? अच्छा, चलें, ठीक है, चल, शुक्र, आपने अपना नाम कोट करके जवाब दिया। मुजीब रहमान शामी साहब बताइएगा सर, ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? आपने शानदाना साहब को सुना, वो कह रही हैं कि ये जो वो है बदनीयती शामिल है और ये सब पाकिस्तानी हैं जिनके पैसे आए हैं, इनमें गैर मुल्की कोई नहीं है। शामी साहब, कादर बंदुखेल साहब, सॉरी शामी साहब नहीं है, शानदाना साहबा की कंटेंशन है कि जो नाम मैंने पढ़े हैं दे आर ऑल पाकिस्तानीज और किसी गैर मुल्की के पैसे नहीं आए और अकाउंट फॉर है सारे पैसे। तो फिर चैलेंज करें इस चीज को, चैलेंज तो कर, ठीक है ना? चैलेंज तो आखिर तक यही कहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला है कि नहीं, बोलो नहीं हमने नहीं मानना है। फिर ये जो बता रही थी अभी, जो पहले सवाल उनकी तरफ आ रहा, तो जो मोहतरमा फरमा रही थी कि हमने कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। टीएलपी के कारकुनों को किसने शहीद किया?
टीएलपी पे पाबंदी किसने लगाई? आज फवाद चौधरी से बता रहा था कि पाबंदी वफाकी हुकूमत नहीं लगा सकती, तो टीएलपी के ऊपर पाबंदी भी नहीं लगाई, और टीएलपी पाबंदी के बावजूद मेरे खिलाफ टीएलपी के कैंडिडेट ने टीएलपी के निशान पे इलेक्शन लड़ा। ये भी हकीकत है। अच्छा, उसके बाद फॉरेन और ममनुआ दोनों अलग अलग महकमे में आता है। जो मुहतरमा आपकी जो लीगल जो क्रेडेंशियल्स हैं वो शानदाना साहब कोई बात नहीं, आपको ये नहीं मालूम फॉरेन और नहीं कोई बात नहीं, prohibited funding का। मेरी बहन है, मर्द होता तो मैं थोड़ा सख्त बात करता, मैं नहीं करूंगा बात तुमसे, और हमारी बहन है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हैं आप भी। चलो कोई आपको नहीं पड़ता है, मुझे तो पड़ता है। अच्छा, अब बात यह है कि फॉरेन और ममनुआ का दोनों का उन्होंने ये कहा कि ये महकमे अलग है, एक इलेक्शन कमीशन के आता है, एक वजारत दाखिला में आता है। यही बात बताए फर्क। तो चलो आ तो गए ना, अगर जो इलेक्शन कमीशन ने स्टेप नहीं लिए वो कल ले लेगा, वजारत दाखिला ले लेगा, ठीक है। और उसके बाद में ये भी पूछना चाह रहा हूं, जो इतनी बड़ी चार्जशीट फाइनेंशियल टाइम ने दिया, जो कि दुनिया की बेहतरीन मैगजीन उसमें अखबार में आता है, हाँ। उनके खिलाफ तो कोई केस करने नहीं जा रहे, हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे साइमन क्लार्क के खिलाफ, ठीक है, जो भी है, ठीक है। जर्नलिस्ट अकबर एस बाबर के खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, केस तो करेंगे इलेक्शन कमीशन करेंगे। भाई वो एक अथॉरिटी है, उनके पास जो वो आ गया, और उनके पास राइट है कानून के तहत कि वो कहीं भी एजेंसी से, कहीं भी अपने सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो उसको भी छोड़िए, सवाल ये फैसल वाडा को किस बात पे नाइल किया? अच्छा, 2018 के इलेक्शन में उसने जो डिक्लेरेशन दिया था, उसने कहा फॉरेन नेशनल, उसने छुपा लिया। उसके बाद वो सीट छोड़ने के बाद सेनेट के इलेक्शन के बाद उसको ताहयात नाइल कर दिया गया। किस पे? इस बात पे कि उसने झूठा बयान दिया था। तो क्या इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ये सारे सर्टिफिकेट या एफिडेविट जो कहे, इसको झूठा तो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया, कहे ना अपने फैसले में। जी जी, यही मेरा गिला है इलेक्शन कमीशन से कि उन्हें पूरा शजरा उनके खिलाफ निकाला और आखिर में कह दी शोकास। कोई बात नहीं है, सवाल ये है, ये कल एहतजाज भी करेंगे, ये हाई कोर्ट भी चले जाए। और मैं एक और चीज़ बताऊं जी, ये तो मुझे नहीं समझ रहा है वकील, मैं एक चीज़ ये समझ रहा हूं कि इंशाल्लाह आपको एक बात, कानून में एक और बात भी है कि आप अगर जो स्टेप इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया है, और जैसे पीटीआई जा रही है अपील में, वो स्टेप इलेक्शन कमीशन के बजाय हाई कोर्ट ले सकती है कि पूरे फैसले में तो सब सबूत आ गए, ओके, तो अब सजा क्यों? ये इसका ना दो धारी तलवार साबित हो सकता है। मैं कहता हूं कि ये बड़ा खतरनाक जो फाइंडिंग है। आखिर में इलेक्शन कमीशन डर गई, पता नहीं कल के एहतजाज से डर गई, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन सवाल ये, कह रहे डर गए, वो कह रहे हमारे खिलाफ नहीं, मैं तो भाई आप मुझे बताओ, इतनी सारी चार्ज शीट जो आपने बताया 68 सफ़े का, हर चीज को डिफाइन किया है। और फिर सबसे बढ़कर जब इमरान अहमद खान नियाजी साहब गोगी की तरह आरिफ नकवी को भी डिफेंड कर रहा है, तो दाल में कुछ काला तो जरूर है। अच्छा होगा। शानदार साहब, मैं आपके पास आऊंगा और ज़ाहिर बात है आपने इसका जवाब देना होगा, लेकिन व्यूअर्स, हम आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के कायद नवाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की थी, आपके साथ हम वो शेयर करते हैं कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेंगे। जी जी, वो आपको पता है 8 सालों के बाद आया है और मुकम्मल सबूत और हकाइक के साथ सामने आया है। ये ऐसे नहीं जैसे कि हमारे ज़माने में व्हाट्सएप पे जीआईटी बन गई थी और उसने फटाफट, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी आँख झपकने में अपनी जो है ना वो एक जाली रिपोर्ट सुना दी। ये तो 8 साल यानी कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही है, तफ्तीश होती रही है और सारा कुछ सामने आया है। तो ये जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का, सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि
अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। पता था कि चोरी की हुई है। इमरान खान को अच्छा भला पता था कि उसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोरी, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला हुआ है, और उसको नजर आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8 साला जद्दोजहद और तफ्तीश के बाद ये रिपोर्ट आपके सब कौम के सामने आएगी। और इस शख्स का फितना, इस शख्स का शर, पाकिस्तान की तबाही, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान से बाहर लोगों से, गैर मुल्कियों से पैसा लिया, तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। जो पाकिस्तान को इतना अच्छा हम बना रहे थे, चला रहे थे, इकॉनमी बेहतर हो रही थी, दिन ब दिन तरक्की हो रही थी, पाकिस्तान एक नया ख्वाब देख रहा था, इस शख्स ने आकर उसको चिकना चूर कर दिया। ये फॉरेन एजेंडे पे था, कोई शक नहीं मुझे। इस रिपोर्ट के बाद तो कोई शक बाकी रह ही नहीं गया कि ये गैर मुल्की एजेंडा था जिसको ये पाकिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। और फिर देखें, ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक व्हाट्सएप पे रिपोर्ट बना दी थी मेरे खिलाफ, और उसमें व्हाट्सएप पे बताया गया कि इन बंदों को आप JIT में शामिल करें। और फिर ऐसी चीज़ पर मुझे निकाल दिया गया जो समझ में ना आने वाली है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो उस पर मुझे निकाल दिया और वज़ीर आज़म को की छुट्टी करा दी। तो ये पाकिस्तान की तारीख में वो भी पहला एक वाक़या जो हुआ है। तो मैं कौम से बल्कि ये मैं गुजारिश करूँगा कि कौम इसका नोटिस ले। इस बंदे ने जो पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, पहले तो इसको जाली सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया, जाली कागज़ों पे दिया, और फिर ये भी ऑडियो के ऊपर साकिब निसार साहब ऑडियो क्लिप्स जिन्होंने नहीं सुना सुन लें कि साकिब निसार ने कहा कि हमने मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को सजा देनी है और इमरान खान को लाना है। ये हमारा एजेंडा है, उसको लाना है, इनको जेलों में डालना है। ये उस ज़माने की बात है जब मेरे खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था और साकिब निसार साहब ने हुक्म दिया नैब कोर्ट को कि भी आप लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा जल्द से जल्द निपटाएं, और हमें सिसिलियन माफिया कहा गया, हमें गॉडफादर के खिताबात से नवाजा गया, और साथ ये भी कहा गया कि हफ्ते में कोई छुट्टी ना करें नवाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि मुकदमा का फैसला करें। मुकदमे का फैसले का मतलब ये है कि नवाज शरीफ को सजा दें, फलां तारीख तक दें, इलेक्शन से पहले दें। 2018 के इलेक्शन से पहले सजा मिलनी चाहिए ताकि नवाज शरीफ फील्ड में हो ही ना और इनकी पार्टी दोबारा कामयाब ना हो सके। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है भाई, रिकॉर्ड का। और मैं ये समझता हूँ कि ये साकिब निसार साहब चाहे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वक्त आएगा उनको इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा। ये हद होती है यार नाइंसाफियों की, जुल्म की, ज़्यादतियों की। तो मेरे खिलाफ जुल्म, ज़्यादती, नाइंसाफ़ी करते करते पाकिस्तान को डबो दिया, पाकिस्तान को नऊज़ुबिल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया। आज पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का वो हाल पिछले 4 साल में कर दिया है कि इसको वेंटिलेटर पे लेकर ले आए हैं, और जिसको आज अजीज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की आप मीडिया से गुफ्तगू सुन रहे थे। शानदाना साहब, अब बिल्कुल क्लोजिंग मिनट्स हैं, आप बताइएगा, ज़ाहिर बात है ये जो फैसला आया है इसको PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, PDM की जमातें हैं, वो बयानिए के तौर पर कौम में भी ले जाएंगी और पॉलिटिकली भी इस चीज़ को एजिटेट किया जाएगा। PTI का क्या लाएमल होगा पॉलिटिकली स्पीकिंग? लीगल तो आपने बता दिया था टुवर्ड्स दी एंड। शानदाना गुलजार साहिबा, देखिए, छोटा जवाब, लेकिन क्योंकि 2-3 बातें मैं उनका भी जवाब दूंगी, वो भी ब्रीफली दूंगी। प्लीज। पहली बात यह है कि हमारे पास ये अदालतें हैं
या थाने हैं या प्रोटेस्ट है, जो सब आइन में इजाजत है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं। ठीक, जो मंदोखेल साहब ने बात की कि जी फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आया है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जब इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमें बरी होंगे इस केस में, हम लाइबल और स्लैंडर करेंगे जिसने चीज प्रोपेगेट की, उसकी फिक्र ना करें। अब जो मियां साहब बातें कह रहे थे, मैं उसके 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी तवज्जुह से आवाम सुने। पहली बात, ये वही आदमी बात कर रहा है कि जिस दिन इमरान खान ने पीटीआई बनाई, शौकत खानम में ये चीफ मिनिस्टर थे, बम रखवाया गया, 9 लोग मरे थे, 30 लोग जख्मी हुए थे। तो जमीन दी थी मैडम, मैं प्लीज रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जमीन दी थी। अपनी जमीन नहीं दी थी, हुकूमत पंजाब की जमीन दी थी। माजरत के साथ जाती उम्र नहीं दिया था, वो हुकूमत पंजाब की जमीन, डोनेशन भी दिए थे। और फिर 9 लोग मरवाए थे और 30 लोगों का बॉम्ब ब्लास्ट किया था, ये वो लोग हैं। तो मुझे मत इनकी सफाइयां मत सुनाएं। दूसरा, ये वही आदमी है जो भूल गया, ये वही आदमी जो भूल गया कि $20 मिलियन इसको दिए थे आरिफ नकवी। और तीसरा, ये वही आदमी है जिसका भाई 16 अरब रुपए के केस में FIA के सामने पेश होता है। 3.5-4 साल थे शानदाना साहब, आप लोग उसको प्रूव कर सकते थे। चौथी बात, ये गोगी माफिया व्हाटएवर जो बात कर रहे हैं, गोगी साहिबा जो है PMLN की एक MPA की बहू है, प्लीज उन पे केस करें, क्योंकि बिलावल अपने बाप के पैसों का जिम्मेदार नहीं है, मरियम नवाज अपने बाप के पैसे की नहीं कि तो फर्क गोगी भी जो है वो, हाँ, तो खान साहब उसकी जिम्मेदार है। बस बात खत्म, बात खत्म। लास्ट पे बंदू खेल से 30 सेकंड। गोगी का शोर, गोगी के बाप ने उसकी वकालत की, इमरान खान ने उसकी वकालत की, क्यों? आरिफ नकवी का वो कह रही केस कर दे, शानदाना साहब कह रही केस कर दे ना फर्क गोगी। केस की क्या जरूरत है? कोई अखलाकी जुर्रत कर ले। आप तो बड़ा अखलाकिया की दर्स दे रहे थे। आपके एक चोरनी का जिसने करोड़ों रुपए अरबों रुपए अड़प कर दिए, जो आपके फ्रंट वुमेन थी, आप उसकी वकालत कर रहे हो। आप कह रहे कि वो उसकी मियां ने उसकी वकालत नहीं की है, और आज अब आरिफ नकवी करो, ये दोनों उनके गले में फंसेंगे। गोगा गोगी का खेल जल्द खुलने वाला है, जरा इंतजार करें। चले, वक्त खत्म हुआ जाता है। शानदाना गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंटिंग योर व्यू पॉइंट। कादिर मंदोखेल साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मालूम है आपने 11 बजे एक शो में जाना है, उसकी आपको उजलत है, और हमें ज्वाइन किया था अहमद बिलाल महबूब साहब ने, उनका बहुत शुक्रिया। शामी साहब से माजरत, वो टेलीफोन पर उनसे बात थी, उनसे कि इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे उनसे बात हो। व्यूअर्स, अब ये मामला जो है खुल गया है, अब सियासी तौर पर और कानूनी सतह पे इस जंग को लड़ा जाएगा। नताइज जो निकलेंगे उस हवाले से भी और पूरे प्रोसेस में हम आपको आगाह करते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।